भारी कचरा बारिश की तरह बरसा। पूरा शहर तुरंत नरक में बदल गया। कचरे के सैलाब में गाड़ियां रेंग रही थीं, धातु टकराने और चीखों की आवाजें हर पल प्रलय का संकेत दे रही थीं। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि 114 साल से समुद्र में डूबे टाइटैनिक का मलबा अचानक शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर आ गया। आखिर क्या हुआ था? ये सब एक साधारण मछली पकड़ने से शुरू हुआ। उस दिन समुद्र शांत था। नाविक ने बोतल फेंकी। जाल खींचते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। जाल में कोई जीव था। नाविक सतर्क हो गए। दृश्य पास के तट पर जाता है, जहां प्रशिक्षित सैन्यकर्मी एक छोटे मछुआरे गांव में आए। कई जांचों के बाद उन्हें अपने मिशन का लक्ष्य दिखा। यह वही रहस्यमयी जीव था जिसे मछुआरों ने पहले पकड़ा था। उन्होंने इसे बेरहमी से मारकर पैसे कमाने की सोचकर शव को गांव ले आए थे। सेना इस गहरे समुद्र के राक्षस को बहुत महत्व देती है। पौराणिक कथाओं में लोग इसे समुद्री दानव कहते हैं, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार ये सीधे खड़े होने वाले जीव हैं, जिन्हें आमतौर पर जलमानव कहते हैं। इससे सेना के उच्च अधिकारी नहीं चौंके जब तक उन्हें समुद्री जीव के जबड़े में एक मोती नहीं मिला, जो प्राकृतिक नहीं बल्कि जानबूझकर जला गया आभूषण था। हजारों सालों से ऐसा सिर्फ इंसान ही करते आए हैं। इन जलमानवों में भी काफी बुद्धि है। कमांडर ने समुद्री जीव का गहन स्कैन करने का फैसला किया। सबके जाने के बाद बार्कले धीरे से जलमानव के शव के पास आया और मन ही मन प्रार्थना की। आखिरकार यह एक जान थी जो चली गई। इसके बाद बार्कले और अन्य लोग विशेष उपकरणों के साथ तट पर आए। यह अश्वेत कमांडर की विशेष मांग थी कि गहरे समुद्र में अनुवाद पल्स भेजे जाएं, ताकि वह बुद्धिमान जलमानव समुदाय से संपर्क स्थापित कर सके। रात गहरी होने पर जल मानव के अवशेषों की रखवाली कर रहे सैनिक बातें कर रहे थे। मुड़ते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। कठोर सीमेंट की जमीन से पानी रिस रहा था। उस पर पैर रखते ही वे दलदल में धंसने लगे। महिला सैनिक कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका आधा शरीर धंस गया। पास खड़ा साथी घबराकर मदद करना चाहता था, पर कुछ कर नहीं पाया। एक काले हाथ ने उसे भी दलदल में खींच लिया। पानी से एक काली परछाई उछली, लटकता शव उतारा। तुरंत अड्डे में अलार्म बजे। सैनिक तंबुओं से निकले। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो जलमानव का शव और 2 गार्ड गायब हो चुके थे। पहले की नरम दलदली जमीन फिर से कठोर सड़क बन गई थी। बार्कले ने अपने पैरों के नीचे कुछ असामान्य देखा और जमीन से एक कुर्सी खींच निकाली। कमांडर ने वॉकी टॉकी पर अपने 2 लापता साथियों को बुलाने की कोशिश की, पर पैरों के नीचे से हल्की आवाज सुनी। उसने अविश्वास में फिर से दोहराया, पुष्टि करते हुए कि वॉकी टॉकी फर्श के नीचे दबा था। कुछ लोगों ने उंगलियों से सूखी मिट्टी खोदी और एक मुड़ी हुई बांह देखी। बार्कले समुद्र किनारे बैठा था, लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। यह पहली बार था जब उसने सीधे एक लाश देखी थी और उसके दिल कटर दूर नहीं हो रहा था। लेकिन अश्वेत कमांडर के चेहरे पर संदेह था। वे संयुक्त राष्ट्र की खुफिया टास्क फोर्स से संबंधित थे, जो विज्ञान द्वारा अस्पष्टीकृत रहस्यमय घटनाओं से निपटते थे, इसलिए उन्हें खूनी और अजीब दृश्यों का आदी होना चाहिए था। बार्कले को सच बताना पड़ा कि वह सिर्फ एक क्लर्क था। असल में नियुक्त अधिकारी छुट्टी पर था, इसलिए उसे जबरदस्ती लाया गया। वह वैकल्पिक सूची में इसलिए था क्योंकि एक सहकर्मी को मुआवजे के लिए जाना था, तो बार्कले को मदद के लिए बुलाया गया। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि उसने कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया और इन खतरनाक स्थितियों से निपटने में असमर्थ है। लेकिन कमांडर ने उसे बताया कि इतिहास आकस्मिक है और महान घटनाएं नागरिकों की उपस्थिति में होती है। वह बकली को रोकना चाहता था। आदमी वहीं चुपचाप बैठा रहा। महिला कप्तान ने तुरंत समझाया, जलमानव खूंखार जानवर नहीं है, बल्कि उन्होंने इंसानों के आने से पहले ही पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। बस हाल के वर्षों में वे समुद्र के नीचे शीत निद्रा में थे। पता नहीं क्यों हाल ही में वे ज्यादा दिखने लगे हैं। दरअसल खुफिया टास्क फोर्स ने जलमानवों के अस्तित्व को बहुत पहले ही खोज लिया था, बस इसे हमेशा गुप्त रखा था। कुछ हद तक अगर जलमानव गहरी नींद में न जाते तो इंसान पृथ्वी के मालिक न होते। अचानक साथी की चीख सुनाई दी। एक जलवासी खुद सामने आ गया था। सभी सैनिक तैयार थे। बार्कले ने अपना काम संभाला और रिकॉर्ड करने के लिए छोटी डायरी निकाली। जब दोनों पक्ष आमने सामने थे, अश्वेत कमांडर आगे बढ़ा। उसने सैनिकों को हथियार डालने का इशारा किया और तकनीशियनों से अनुवादक शुरू करने को कहा। कमांडर ने पहले सद्भावना व्यक्त की, जलवासियों के साथ शांति वार्ता की उम्मीद की। उस जलवासी के गले से अजीब आवाजें निकली। मशीन अनुवाद के बाद वह वास्तव में मनुष्यों पर अपने लोगों को मारने का आरोप लगा रहा था। कमांडर ने तुरंत पलटवार किया कि जलजीवों ने भी 2 मानव सैनिकों को मार डाला था, तो अब हिसाब बराबर है और उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए। तभी जलमानव अचानक उत्तेजित हो गया। अनुवाद से पता चला कि वह पूरी मानव जाति से बातचीत करना चाहता था। जब सब लोग उसकी बातों का मतलब समझ रहे थे, तभी उनके फोन में अलार्म बज उठा। दरअसल जलजीव दुनिया भर में एक साथ प्रकट हो चुके थे, मानो वे ही इस दुनिया के असली मालिक हों। जलजीवों के सार्वजनिक प्रदर्शन ने तुरंत दुनिया भर में हलचल मचा दी। उनके इरादे जानने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही दिनों में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में नहर से एक जल पाइपलाइन बनाई गई। यह जलजीवों के साथ पहली औपचारिक बैठक का स्थल भी होगा। संयुक्त खुफिया कार्य बल की कमांडर केट को इस बातचीत के लिए मुख्य प्रतिनिधि चुना गया। वे हालांकि हाथ में नहीं है। पानी का प्रशिक्षण। हर देश इस क्षण पृथ्वी पर सभी जीवन की साझा इच्छा दर्शाता है। बातचीत से पहले तकनीशियनों ने फाटक खोले और पाइपों में पानी भरना शुरू कर दिया। पानी की टंकी पूरी तरह भरने के बाद सबने निगरानी में देखा कि कुछ जलवासी हॉल की ओर तेजी से तैरते हुए आ रहे थे।
सबसे पहले जलमानव एक सम्मान गार्ड की तरह गंभीर और शांत खड़े थे। फिर दो विशालकाय, कुछ भयंकर दिखने वाली गहरी समुद्री मछलियां आईं। अंत में इस वार्ता के मुख्य प्रतिनिधि प्रकट हुए। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच यह जलमानव धीरे धीरे सामने आया। वह अपने साथियों से अधिक मानव जैसा दिखता था। उसके भाव भी अधिक समृद्ध थे और उसमें स्पष्ट रूप से उच्च बुद्धि थी। और नीचे बैठे कुछ लोगों ने यह भी देखा कि जलचर पानी से बाहर निकलकर आसानी से सांस ले सकते थे। यह उभयचर गुण दर्शाता था कि उनमें जमीन पर आने की क्षमता थी। सभागार में कानाफूसी शुरू हो गई। मानव प्रतिनिधि डॉ जोनाथन ने सबसे पहले बात की। उन्होंने जलचरों का स्वागत किया और एक लंबा भाषण देने ही वाले थे कि जलचर प्रतिनिधि ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसने इंसानी भाषा सीख ली थी और इंसानों की उसकी समझ कल्पना से कहीं ज्यादा थी। डॉ जोनाथन ने तुरंत बात बदली। कहा कि जलवासियों के लिए एक तोहफा है। यह पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट से लाया गया हिम रोडोडेंड्रोन है, जिससे अनोखी खुशबू आती है। जोनाथन इससे जमीनी इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना चाहता था, लेकिन जलमानव प्रतिनिधि ने भी सबके लिए एक तोहफा तैयार किया था जो निष्क्रिय जलमानव अंडे थे। उसने गुस्से में कहा कि ये बच्चे खुशी से बड़े हो सकते थे, पर इंसानों के तेल, जहर और कचरे में दम घुटकर मर गए। मंच पर डॉक्टर तुरंत घबरा गया। हकलाते हुए समझाया कि इंसान पहले ही समुद्री पर्यावरण को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जलमानव प्रतिनिधि ने गुस्से में कहा कि वह अब उससे बातचीत नहीं करना चाहता। फिर उसने पीछे बैठी रिकॉर्डिंग कर रहे बार्कले की ओर इशारा किया। सभी ने एक साथ मुड़कर देखा, यह न समझते हुए कि जलवासी ऐसे छोटे व्यक्ति को क्यों चुनेंगे। तभी महिला प्रतिनिधि ने उंगली से इशारा किया। कंप्यूटर पर बार्कले का जलमानव के शव पर प्रार्थना करने का दृश्य दिखा। उनका मानना था कि मृतकों का सम्मान करने वाले ही जलवासियों से बातचीत के योग्य हैं। खुद बार्कले को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह गुमनाम क्लर्क पूरे ग्रह का केंद्र बन गया है। वार्ता की कमांडर केट चिंतित थी कि बार्कले की कोई भी गलत बात दोनों जातियों में युद्ध भड़का सकती है, लेकिन जलवासियों का रवैया बेहद दृढ़ था। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बार्कले के मन की बात और राय सुनना चाहते हैं। इस छोटे से व्यक्ति को पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए जलवासियों के सामने खड़ा होना पड़ा, जबकि उसके पास एक ढंग का सूट भी नहीं था। जल प्रतिनिधि ने फिर जोर देकर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें इंसानियत और हमदर्दी है। बार्कले ने सिर हिलाया, खुद को पूरी मानवता का प्रतिनिधि मानने से इनकार करते हुए, क्योंकि वह एक तुच्छ व्यक्ति था। जल पुरुष प्रतिनिधि तुरंत समझ गया और जोर दिया कि बातचीत दुनिया के सामने होनी चाहिए ताकि आम लोगों को भी बोलने का अधिकार मिले। हालांकि केट प्रभारी के रूप में कई कारकों पर विचार कर रहा था। वह पूरी बातचीत को सार्वजनिक नहीं कर सकता था और बार्कले भी मनमानी बात नहीं कर सकता था। तो दूसरे दिन की वार्ता में केट ने केवल 50 पत्रकारों को शूटिंग की अनुमति दी और लाइव प्रसारण प्रतिबंधित कर दिया। बार्कले को भी बार बार जोर देकर कहा गया कि वह केवल स्क्रीन पर लिखे पाठ को ही पढ़े, अपनी ओर से कुछ भी न जोड़े। जैसे ही विशाल पाइप फिर से पानी से भर गया, जल मानव जाति के वार्ता दूत समय पर आ गए। बार्कले कल से शांत था। उसने टेलीप्रॉम्प्टर से अभिवादन किया। जैसे ही वह मानवों की मांगें पढ़ने वाला था, जलीय प्रतिनिधि ने उसे टोक दिया। उसे नदी का पानी चाहिए था। विशेषज्ञ अधिकारी ऐसा साधारण अनुरोध ठुकरा नहीं सकते थे, इसीलिए तुरंत सैनिकों को नदी किनारे भेजा गया। एक कप गंदा नदी का पानी जल्द ही बार्कले के हाथों में पहुंचा दिया गया। जल प्रतिनिधियों ने मांग रखी, बार्कले नदी का पानी पिए। कप में पीले कण देख आदमी का भाव जटिल था। तभी मॉनिटर पर निर्देश आया, पीने से पहले इसे कीटाणु रहित करे। फिर प्रदूषण का मुद्दा उठा। जल मानव प्रतिनिधि ने बात काटी, कहा उसे नेताओं की बातें नहीं सुननी। बार्कले कठपुतली न बने। आदमी चुप रहा। फिर हेडफोन उतारकर मन की बात कही। उसे लगा इंसान मूर्ख और स्वार्थी है, छोटे फायदे के लिए पृथ्वी को विनाश के कगार पर धकेल रहे हैं। बातचीत के बावजूद कई कारखाने नदियों समुद्रों में गंदा पानी बहा रहे थे। इस बात की जल प्रतिनिधि ने बहुत सराहना की। बार्कले को लगा कि उसने कमाल किया, पर मुड़ते ही उसने देखा कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया था और बातचीत भी रोकनी पड़ी। बार्कले के शब्दों ने मानवता को बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में धकेल दिया था। टास्क फोर्स ने कहीं और वापसी करने का फैसला किया। उन्होंने जलचरों की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मरे हुए अंडों को भी नहीं छोड़ा। पहले देखा गया है कि जल मानव तुरंत जानकारी साझा करते हैं। उन्हें शक है यह समुद्री कवक जाल जैसी नेटवर्क या प्राकृतिक सामूहिक चेतना है। केट को शक है कि जल लोगों के गले के मोती अहम हैं। इस जनजाति में बहुत कुछ जानना बाकी है। हालांकि दोनों जातियों की बातचीत जारी रहेगी। इस बार इंसानों ने पहल की। बार्कले ने 2005 से पहले 50% प्रदूषण कम करने का वादा किया, फिर तेजी से नियंत्रण बढ़ाया। जल जाति प्रतिनिधि को यह बहुत धीमा लगा। खराब वातावरण से रोज लोग मर रहे थे। वह 40 साल और इंतजार नहीं कर सकता था। बार्कले ने तुरंत समझाया कि पर्यावरण सुधार के लिए भारी संसाधन और जनशक्ति चाहिए। यह रातों रात संभव नहीं। लेकिन जल प्रतिनिधि मानव शासकों के संकल्प पर सवाल उठा रहा था कि यह बिना किसी कीमत के सुधार से बहुत दूर है। बार्कले और क्या? वाटरमैन प्रतिनिधि मुड़ा। आकाश में पूरा शहर बिना किसी चेतावनी के अंधेरे में डूब गया। निवासियों को लगा कि तूफान आने वाला है, पर उन्हें बारिश की जगह अनगिनत प्लास्टिक बैग, बोतलें, डिब्बे या पुराने जालों से बनी कचरे की बारिश मिली। पूरा शहर तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ तक कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में दोनों गुटों की बातचीत भी रोकनी पड़ी। बाहर रुके हुए निवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कचरा जो पहले समुद्र में फेंका गया था, अब शहर के ऊपर क्यों आ गया है।
आधे घंटे से भी कम समय में साफ सड़कें कूड़े से भर गईं। पूरा शहर कूड़े का साम्राज्य बन गया। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि एक सदी से भी पहले डूबे टाइटैनिक का मलबा न्यूयॉर्क शहर के केंद्र में दिखाई दिया। दुनिया के बड़े शहर ठप पड़ गए। नेताओं ने एकजुट होकर अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना करने का आह्वान किया। जल्द ही सभी पक्षों के प्रयासों से मानव जलजाति वार्ता फिर शुरू हुई। बार्कले ने आधिकारिक तौर पर जलजीवों से शांत व संयमित रहने को कहा। चेतावनी दी कि कोई भी आवेगपूर्ण कार्य दोनों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। जलचरों का पलटवार निर्मम था। उन्होंने बस इंसानों का सामान लौटाया। बार्कले ने गुस्सा दबाया क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे कचरे की बारिश में मरते मरते बचे थे। टेलीप्रॉम्प्टर पर केट का निर्देश आया कि जलचर प्रतिनिधि से युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाए। मानव किसी भी जाति से युद्ध नहीं चाहते। जल मानव प्रतिनिधि ने सिर हिलाकर वादा किया कि वे भविष्य में मनुष्यों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त है कि समुद्रों और नदियों का प्रदूषण तुरंत बंद किया जाए। दूसरी, मानव और जलजाति के बीच की सीमाएं औपचारिक रूप से तय की जाएं। मनुष्यों ने सोचा कि महासागर विशाल है, जल जाति को कुछ क्षेत्र देना मुश्किल नहीं होगा, परंतु जल मानव प्रतिनिधि ने कहा कि सभी महासागर और जलमार्ग उनके हैं। समुद्र या हवा से प्रवेश वर्जित। अब सभी देशों के प्रतिनिधि क्रोधित हो उठे, खासकर द्वीप राष्ट्र और आयात निर्यात पर निर्भर देश। समुद्री और हवाई परिवहन खोना उनके लिए मृत्युदंड जैसा था। जल मानव प्रतिनिधि ने एक तीखी चीख निकाली और वार्ता कक्ष तुरंत शांत हो गया। बार्कले ने तुरंत माफी मांगी, ये समझाते हुए कि वे बस बहुत उत्तेजित थे। जल मानव प्रतिनिधि की आवाज फिर से महिला जैसी हो गई। उसने सबको याद दिलाया कि उसने अभी सिर्फ 2 शर्तें बताई थीं और तीसरी शर्त ही मुख्य है। उसे इस कंक्रीट की ऊंची इमारत से घृणा थी। उसने अगली बैठक की जगह खुद तय करने को कहा। सबने स्क्रीन पर निर्देशांक देखे जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाइयों में से एक थे। मानव की सबसे उन्नत पनडुब्बी भी आधी गहराई तक ही जा पाती है। जलचरों के पूछने पर बार्कले ने अनजाने में ही हाँ कर दी। यह भूमि समुद्र युद्ध का पहला भाग था। पसंद करने वाले जुड़े रहे। अगली बार मिलते हैं।